Welcome to Aspire Adda। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको समराइज भी करने जा रहा हूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पढ़ना है। बात कर रहे हैं ये वाला जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, जो कि 30 नंबर का है। प्यारे बच्चों, इसमें पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें 2 लेक्चर हमने बना दिए हैं, जिसमें कुछ एक रिलीजियस और पॉलिटिक्स को हमने डिस्कस किया है। अब बाकी साइंटिफिक, ज्योग्राफिकल, स्पोर्ट्स और हिस्ट्री वगैरह ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विद इन डेज, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात ये भी बताऊं, इससे पहले जो मैंने 2-3 वीडियोस बना दी हैं, उसमें एक वाली वीडियो में मैंने गूगल से इधर उधर से काफी ज्यादा कंटेंट छांट के निकाला और आपको पढ़ाया। दूसरे नंबर वाली वीडियो थी, उसमें मैंने एक बुक से भी हेल्प ली और एक बच्चे ने लिखा था कि किताब से पढ़ा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, अपनी मेंटालिटी जरा ठीक भी कर दो। किताब से नहीं पढ़ाऊंगा तो कहां से पढ़ाऊंगा? ख्वाब तो आता नहीं किसी टीचर को कि रात को ख्वाब आया और सुबह पढ़ाने लग गया, ठीक है ना। तो ये दिस इज नॉट गुड। जिस किताब में जो चीज अच्छी होगी तो मैं वहीं से पढ़ाऊंगा। अब रह गया साइंटिफिक डिस्कवरीज, और ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये अभी हमने टच नहीं किया है। हालांकि आप बच्चों ने ये इधर उधर के रिसोर्सेज से पढ़ा होगा, इसलिए वो रिवाइज करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली टेस्ट आजकल चलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। उसमें कोई एरर वगैरह नहीं होता है। आप एक बच्चा कोई बोल रहा था एक क्वेश्चन का एरर है, कभी कभार आंसर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। इसके लिए मैं आपको एक डिटेल सेशन लूंगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट वाला टॉपिक पढ़ा दिया है। 5 लेक्चर्स आए हैं इसमें। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव ये भी पढ़ा दिया है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये भी पढ़ा दिया। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाई, जम्मू की पढ़ाई, प्लेसेस भी पढ़ा दिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो भी पढ़ा दिया। उसके बाद पहले मैं यहां आता हूं, पंचायत राज एक्ट 1989 ये भी पढ़ा दिया। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया एंड जेएंडके ये भी पढ़ा दिया। अब प्यारे बच्चों, हमारे रह गए हैं 2 टॉपिक। क्या रह गए? हमारे 2 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। उन 2 टॉपिक्स में क्या क्या है? एक रह गया हमारा ये वाला, ये देखिए, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ दिया। इसके मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं। अब पढ़ेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ये पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसमें अभी मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाने वाला हूं, ये दूसरे नंबर वाला, ये यानी कि इंडस्ट्री का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब क्या रह गया हमारा?
अब रह गया करंट इवेंट ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये रह गया। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, हमने आपके घर में नोट्स दे दिए हैं, जिस जिस बच्चे को नोट मिल गए अब वो नोट ओपन करेगा और हम डेली लाइव आएंगे और आपको 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ाएंगे। आपके पास लिखे हुए नोट्स हैं, आप उनको हाईलाइट करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो जरा हेड ऑफिस में कॉल करके करंट अफेयर के नोट ले सकता है। और एक बात, आज दिन को 3 बजे मैं कंट्रीज और कैपिटल की ट्रिक्स पढ़ाऊंगा। आपने इधर उधर से बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ी होंगी, जिसमें या तो स्टेट याद रहता है, या उसकी कैपिटल याद रहती है, या तो कंट्री याद रहती है, या कैपिटल। कभी दोनों इकट्ठे याद नहीं होते, क्योंकि पेपर में तो दोनों इकट्ठे आते हैं ना। आज मेरा आपसे वादा है, आज 3 बजे जब मैं लाइव आऊंगा, उसके बाद आपको कंट्रीज की कैपिटल कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगी, ये मेरा वादा है। अगर पूरी जिंदगी में एक भी कैपिटल आपको भूल गई तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए हम आगे पढ़ते। तो अब मैंने ये पढ़ा दिया आपको, इसके 3 वीडियो देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में सब कुछ सेव है। उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे लेक्चर्स हैं, तो टीम जरा बिजी थी, तो आज उसको हम सीक्वेंस में कर देंगे। अब चलते हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। और ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये सर करो जल्दी, राहुल सर इसको करो। साफ कर दो वो। हाँ आपके टेबल पे है। आगे चलने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे एस्पायर अड्डा के सिक्योर प्लेटफॉर्म में प्यारे बच्चों हमने शुरू कर दिया है मैथ स्पेशल बैच 3, मैथ स्पेशल बैच 3, जिसमें हम बैंकिंग के बारे में तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, बैंक के अलावा हम एसएससी की बातें भी यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये बैच नंबर 3 है, इससे पहले 2 बैच चल रहे हैं। इसमें हम बैंकिंग मैथ पूरा तो पढ़ेंगे, बैंकिंग का फंडा, कैलकुलेशन का फंडा, बड़े बड़े नंबरों को कैसे डील करते। इसके अलावा हम एसएससी और जेकेएसएसबी यानी कि सब इंस्पेक्टर का मैथ भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो, हेड ऑफिस में कॉल करके कभी भी कुछ पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं आगे काम की बातों पे। तो अब हम आते हैं काम वाली बातों पे, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो प्यारे बच्चों आप जरा गौर से तसल्ली से सुनना, मैं जरा आज बारीकी वाली बातें बताने वाला हूं थोड़ा, इसलिए मैं आज आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जब इंडिया हुआ आजाद, यानी कि आजादी के बाद इंडिया में गरीबी और इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इंडिया में यानी कि लोग गरीब भी थे और इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। इसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर जो था हमारा, वो काफी पीछे चला गया। क्या, जब इंडिया आजाद हुआ तो प्यारे बच्चों आजादी के बाद लोग बहुत गरीब भी थे और इलिटरेट भी थे, तो हमारी एग्रीकल्चर भी पीछे रह गई और हमारी इंडस्ट्री भी पीछे रह गई। तो आजादी के बाद हमारे सामने 2 मॉडल थे, एक मॉडल था यूएसए का और एक मॉडल था यूएसएसआर का। क्योंकि हम भी तो चाहते थे ना कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हम जितने भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करें, हमारा भी सोशल वेलफेयर हो, वेलबींग हो जाए हमारी। तो हमारे सामने एक यूएसए का मॉडल और एक यूएसएसआर का। अब इन 2 मॉडल में क्या था, यूएसए में थी लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल। क्या था, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, यानी कि कैपिटलिस्ट का मतलब होता इंडस्ट्री रिलेटेड उनकी इकोनॉमी थी, ठीक है ना, इंडस्ट्री रिलेटेड, यानी कि इंडस्ट्री लगाना यूएसए में बड़ा इजी था।
अब जब यूएसए में हर इंसान इंडस्ट्री लगा सकता है तो उनका वेलफेयर होगा, उनका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अगर बात करें यूएसए की तो उनके पास सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के बारे में डिसीजन लेती थी। ये यूएसए में है और ये यूएसएसआर में और ये यूएसए में। अब अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो एग्रीकल्चर भी इतना ज्यादा नहीं था। अब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इंडस्ट्री भी हमारे पास ज्यादा नहीं थी, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर हम करते थे। बट इंडिया ने क्या किया? मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। किसको अडॉप्ट किया? मिक्स इकोनॉमी को। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट कर लिया? मिक्स इकोनॉमी। क्या अडॉप्ट किया इंडिया ने? मिक्स इकोनॉमी। एक बार दोबारा से बता दूं मैं, सुनिए। इंडिया हुआ आजाद, आजादी के बाद इंडिया में गरीबी भी थी और इलिटरेसी भी थी। अब इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने देखा किसको? यूएसए को और यूएसएसआर को। इनकी इकोनॉमी लिबरल और कैपिटलिस्ट थी, यानी कि इंडस्ट्री लगाना इजी था। इंडिया में ना तो लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे कि इंडस्ट्री लगाएं और ना ज्यादा बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर होता था। तो इंडिया ने दोनों को मिक्स किया, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी क्या हो गई? मिक्स इकोनॉमी। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 1980 से लेके 1990 तक इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज कम होता गया, यानी कि डॉलर हमारे पास कम हो गया। और जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हो गया कम तो हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो गया। अब मैं जरा इसको एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, ये है यूएसए, ये है इंडिया। यूएसए में कोई चीज बनी, इंडिया को खरीदनी है तो इंडिया यूएसए को क्या देगा? रुपीस थोड़ी देगा, इंडिया तो यूएसए को डॉलर देगा। अब हमारे पास डॉलर है नहीं तो हम यूएसए से सामान कैसे लाएंगे? ठीक है ना। तो इंडिया गया कहां? जैसे बच्चे के पास पैसे खत्म होते तो बच्चा कहां जाता? पापा के पास। पापा पापा ईदो फलाना दो ढिमका दो। इंडिया गया वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक प्लीज हमें जरा पैसा दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने तो बोला कि भाई हम आपको 7 बिलियन देंगे। कितना? 7 बिलियन। मगर आप अपनी पॉलिसी को ऐसे चेंज कर दो जिससे आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाए, आपके पास कोई भी दूसरी कंट्री इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी दूसरी कंट्री इंडिया में कैसे लगाएगी इंडस्ट्री। तो पहले अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज की एग्जांपल देता हूं, सुन लीजिए। प्यारे बच्चों, मान लो ये आपका घर है, ये आप हो और ये आपका घर है। ठीक है। आपके घर में आ गया कोई बंदा और उसको चाहिए रूम रेंट पे। एग्जाम्पल थोड़ी लंबी है बट आपका आइडिया मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। यहां पे आपके घर आ गया कोई बंदा रेंट पे कमरा लेने के लिए। आपने उसको बोला भाई ये कमरा है, 5,000 रुपया किराया है, इस कमरे में रहना, इससे इधर उधर आए तो टांगे तोड़ देंगे आपकी। इधर हमारी बीवी बैठती है, हमारी बीवी को नहीं देखना है, हमारी टीवी नहीं देखनी है, हमारा किचन नहीं यूज करना है। तो आपने इतनी ज्यादा कंडीशन लगा दी उस बंदे पे। अब वो बंदा सोचेगा यार इससे बेहतर मैं कहीं और ही चला जाऊं। अब वही बंदा आ गया मेरे घर, ठीक है ना, मैं मास्टर हूं आपका, तो वो बंदा आ गया मेरे घर और मैंने उसको बोला आओ भाई साहब किराया है 5,000 कमरे का, ठीक है, तो आ जाओ बैठो, चाय पियो, ठंडा पियो, मोमोज खाओ, कुलचा खाओ। तो बंदा सोचेगा यार ये मास्टर तो बड़ा अच्छा है। मेरे घर आ गया तो मैंने इसको बोला सर ये कमरा किचन है, यूज करो। अब मेरी एक बात और सुनो,
आप किचन का सामान बाजार से मत लाओ, आप मेरी किचन यूज करो। मैं क्लास में भी बच्चों को ये एग्जांपल देता रहता हूं, आप मेरी किचन यूज करो, मेरे बर्तन यूज करो, उसके बदले में मुझे 2000 एक्स्ट्रा दे दो, बस। तो आप देखो ना, ये बर्तन खरीदेगा, खर्चा करेगा, सारा काम करेगा, ये बोलेगा चलो ठीक है भाई, इसी का किचन यूज करता हूं। अब मैंने इसको बोला सर आप इंटरनेट मत लगाना, आप मेरा वाईफाई यूज करो, बस 300 रुपया और एक्स्ट्रा दे दो, आओ मेरे किचन में बैठो, मेरे कमरे में बैठो, हमारे साथ रहो, बस 300 रुपया एक्स्ट्रा दे दो। अब देखो मैंने इसके साथ प्यार की लैंग्वेज में बात की, 5000 भी ले लिया, 2000 और ले लिया, 300 रुपया और ले लिया, फायदा किया ना मैंने, चालाक हूं मैं बहुत ऐसे मामलों में। तो मैंने इससे देखो 2-2-2.5 हजार रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। इसी को बोलते हैं इकोनॉमी में लिबरल हो जाना। क्या हो जाना? लिबरल हो जाना, अपना दिल खोल देना दूसरे के लिए, ताकि दूसरा आप पे ट्रस्ट करे। उस वक्त इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पीवी नरसिम्हन राव। प्राइम मिनिस्टर कौन होते थे? नरसिम्हन राव। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे सर मनमोहन सिंह। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन होते थे? मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह साहब ने इंडिया में नई इकोनॉमी लाई जिसको बोलते लिबरलाइजेशन, यानी के लिबरल हो जाओ, दूसरी कंट्री के लोगों के लिए लिबरल हो जाओ, ताकि यूएसए, चाइना, जापान इंडिया में इंडस्ट्री लगाए, सस्ते दामों पे इंडस्ट्री। इससे क्या होगा? जब चाइना, जापान, यूएसए, यूके आएगा इंडिया में, अपने फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में यानी कि डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी, और जब इंडिया में डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई तो इंडिया में आएगा फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, इंडिया में डेवलपमेंट होगी, इंडिया में नेशनल इनकम बढ़ेगी। आ गया कंसेप्ट समझ में? अब आगे चलते। प्राइवेटाइज हो जाओ, प्राइवेटाइजेशन का भी मैं बताता क्या होता। ग्लोबलाइज हो जाओ, तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब पेपर में क्या क्या आता? एलपीजी रिफॉर्म इंडिया में कब आए? तो एलपीजी रिफॉर्म इंडिया में 1991 में आए। कब आए? 1991 में। किसने लाए? सर मनमोहन सिंह ने लाए। इसलिए मनमोहन सिंह को बोला जाता है फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म इन इंडिया। क्या बोलते? फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म इन इंडिया। इसी एलपीजी रिफॉर्म का दूसरा नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एलपीजी रिफॉर्म इज आल्सो नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एक बार फिर से, एलपीजी रिफॉर्म इज आल्सो नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बोलते न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या बोलते इसको? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इतनी बात पता चली आपको? चलिए रिवाइज करने की जरूरत है कि नहीं? एक बार सुन लो हल्का सरा। मनमोहन सिंह साहब ने इंडिया में लाया एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म को बोलते न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसी को बोलते न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एलपीजी रिफॉर्म क्या होता? अभी मैंने आपको सिर्फ लिबरलाइजेशन पढ़ाया, अभी मैं पढ़ाऊंगा प्राइवेटाइजेशन क्या होता, ग्लोबलाइजेशन क्या होता। इतनी बातें प्यारे बच्चों आपको समझ आ गई हैं। अब आगे चलते हैं और कुछ और चीजों की तरफ ध्यान करते अपना। इसको करते बड़ा। अब देखिए आगे क्या पढ़ना हमें। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम? लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता फ्लेक्सिबल पॉलिसी। क्या होता? फ्लेक्सिबल पॉलिसी। अब मैं एक एक वर्ड में जरा धीरे से, तसल्ली से रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। देखो, आप में से कोई बंदा आ गया राजौरी का, या कोई बंदा आ गया पुंछ का,
जम्मू में आके उस बंदे को खोलनी है इंडस्ट्री। ठीक है, अब राजौरी का कोई बच्चा आ गया या बंदा आ गया जम्मू में इंडस्ट्री खोलने के लिए। अब J&K गवर्नमेंट बोलती है पहले 1 लाख रुपया सिक्योरिटी दो, उसके बाद ये फलाना टैक्स दो, उसके बाद ये ढीमका टैक्स दो, उसके बाद ये पोल्यूशन का अलग से टैक्स दो, फिर ये दो, फिर वो दो, फिर ये वो, इतनी चीजें। अब वो बंदा सोचेगा यार इससे मैं कोई फड़ी ही लगा लूं तो बेहतर है, इतना अमाउंट मैं कहां से लाऊं? 1 लाख सिक्योरिटी, टैक्स अलग से, पोल्यूशन का टैक्स अलग से, सिक्योरिटी का कुछ टैक्स अलग से, तो मैं कहां से लाऊं इतना पैसा इनको दूं? वो सोचेगा मैं फड़ी ही लगा लूं। तो क्या डेवलपमेंट होगी उस बंदे की? नहीं होगी। इससे हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि फ्लेक्सिबल पॉलिसी लाओ, यानी कि अगर कोई बंदा इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो उस बंदे से टैक्स का अमाउंट रिड्यूस कर दो। क्या कर दो? रिड्यूस। कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं लो ताकि वो इंडस्ट्री लगाए। इससे क्या होगा? इससे कोई बंदा लगाएगा इंडस्ट्री, अब उस बंदे का सोशल वेलफेयर तो या इकोनॉमिक वेलफेयर तो होगा, उसके अलावा इंडस्ट्री में निकलेंगी जॉब्स, बाकी बंदों की ग्रोथ होगी, कंट्री में नई नई चीजें प्रोड्यूस होंगी, हमारी कंट्री में जीडीपी बढ़ेगा, हमारी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी कंट्री में चीजों की कीमतें सस्ती होंगी। तो अच्छा है ना ये। चलो, ये बात लाई लिबरलाइजेशन में, और लिबरलाइजेशन टर्म सबसे पहले आदम स्मिथ ने दी थी। हु गेव दी टर्म लिबरलाइजेशन? आदम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद सारी इंडस्ट्री को लिबरलाइज कर दिया, यानी कि खोलो इंडस्ट्री, मगर एक बात जरा आप याद रखो, ये कोई बंदा है, इस बंदे की इसके साथ दुश्मनी है, इस बंदे ने क्या किया, कोई एक्सप्लोजिव हैजार्ड की इंडस्ट्री खोली और इसको लुढ़का दिया, लंबा लंबा मार दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला, क्या बोला गवर्नमेंट ने? एक्सप्लोजिव हैजार्ड्स वाली इंडस्ट्री को ऐसे नहीं खोलेगा। कोई बंदा अल्कोहल पिएगा और लंबा लंबा लेट जाएगा रोड में और गाना बोलने लगेगा तेरे इश्क में नाचेंगे। अल्कोहल की इंडस्ट्री को लिबरलाइज नहीं किया गया, ड्रग्स की इंडस्ट्री को लिबरलाइज नहीं किया गया, केमिकल की इंडस्ट्री को लिबरलाइज नहीं किया गया। पता चला कोई बंदा केमिकल बेच रहा, खुलेआम गंदे वाले केमिकल्स, नुकसान वाले केमिकल्स, तो ये वाली चीजें एक्सेप्शन हो गई। क्या हो गई? एक्सेप्शन। अब प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा? जब हर बंदे ने अपनी इंडस्ट्री खोली तो इंडिया में गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ी, नीड के हिसाब से गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ी, और जब गुड्स हो गए ज्यादा उनकी प्राइस हो गई कम। मैं आपको इन्फ्लेशन में ये रिलेशन पढ़ाऊंगा। अब सुनिए पेपर में इसमें से क्या क्या सवाल आज तक पूछे गए हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म? तो मनमोहन सिंह। एलपीजी रिफॉर्म कब आया? तो 1991 में। लिबरलाइजेशन टर्म किसने दी? तो आदम स्मिथ ने। लिबरलाइजेशन में किन किन इंडस्ट्री को मना किया गया? एक्सेप्शन, एक ड्रग इंडस्ट्री, एक अल्कोहल इंडस्ट्री, एक्सप्लोजिव वाली इंडस्ट्री, केमिकल वाली इंडस्ट्री। ठीक है, लिबरलाइजेशन से क्या फायदा हुआ? गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ी, और क्या हुआ? प्राइस, चीजों का प्राइस कम हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया लिबरलाइजेशन। अब जरा सुनिए प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन समझाने के लिए मैं यहां आपको एक डेली लाइव एग्जांपल दूंगा। अगर आपको याद हो 2004, 2005, 2006 में, इससे पहले क्या होता था? प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे करके बढ़ी। सिर्फ बीएसएनएल हुआ करता था, है ना, होता था ना बीएसएनएल। तो हम बीएसएनएल के दफ्तर में जाते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, भाई चलो लाइन में लगो, ये करो, फलाना ढिमका। नेट लगता नहीं था, स्पीड होती थी 50 KB, डाउनलोड होता नहीं था।
अब धीरे धीरे आ गया, धीरे धीरे से जिंदगी में आ रहा है कोई, यानी कि आ गया आइडिया, आ गया वोडाफोन, आ गया सबका बाप जियो। अब जरा सुनिए क्या होता। पहले स्पेक्ट्रम सिर्फ बीएसएनएल के पास होता था। अब ओहो, ये मैंने कहा बोल दिया स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम मैं कंप्यूटर में समझाऊंगा, अभी इतना सुन लो कि मतलब के हाई स्पीड नेट देने की कुछ परमिशन वगैरह ऐसा कुछ फिलहाल सुन लो, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल टर्म है। अगर मैं स्पेक्ट्रम अभी पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो स्पेक्ट्रम यानी कि नेट के रिलेटेड होता। तो ये स्पेक्ट्रम होता था सिर्फ बीएसएनएल के पास। तो बीएसएनएल का नेट महंगा। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्पेक्ट्रम बीएसएनएल से दे दिया आइडिया को। इससे क्या हुआ, आइडिया वालों ने दिया गवर्नमेंट को पैसा, तो गवर्नमेंट का इनकम बढ़ गया। लोगों का क्या फायदा हुआ, आइडिया प्राइवेट कंपनी है तो इसने काम अच्छे से किया, वोडाफोन प्राइवेट कंपनी है, काम अच्छे से किया, लोगों को नेट की स्पीड बढ़ गई। याद है ना आपको, नया नया आइडिया आया था, स्पीड कितनी अच्छी थी। अब आ गया जियो, इतना सस्ता नेट के पूरा स्पेक्ट्रम जियो ने अपना खरीद लिया और सस्ता नेट देने लगा। अब यहां पे 4G नहीं है तो वो बात जरा एक्सेप्शनल है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि लोग अपनी खुद की इकोनॉमी जनरेट करने लगे। देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी शिफ्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। अब यानी कि नॉर्मल जो बंदे हैं प्राइवेट वाले वो भी अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोल सकते। मगर 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 क्या, रेलवे कोई इंसान पर्सनल नहीं खरीद सकता ना बना सकता। तो बताइए प्राइवेटाइजेशन में क्या एक्सेप्शन है, तो रेलवे, ठीक है ना, कोई भी बड़ा बंदा रेलवे नहीं खरीद सकता। एटॉमिक एनर्जी, कोई बंदा कितना भी अमीर हो एटॉमिक एनर्जी नहीं बना सकता। पता चला किसी बंदे को किसी दूसरी कंट्री के साथ दुश्मनी थी, खुद की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी खोली और बम डाल दिया किसी पे। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया गया था, एटॉमिक एनर्जी को प्राइवेटाइज नहीं किया गया था। ठीक है, चलें आगे। अब प्यारे बच्चों आखिरी रह गया हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता, सबसे पहले तो यह ऑप्शन याद रखना जरूरी है, लिबरलाइजेशन की वजह से और प्राइवेटाइजेशन की वजह से फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आपके अपनी इंडस्ट्री लगा सकती हैं। जैसे देखो, अगर इंडिया में इंडस्ट्री लगाना इजी ना होता तो क्या चाइना वाले इंडिया में आते, क्या जापान वाले इंडिया में आते। अब इंडिया में इंडस्ट्री लगाना इजी किया ना, यानी कि लिबरल हुआ ना इंडिया। तो जब इंडिया हुआ लिबरल, जब इंडिया हुआ लिबरल तब चाइना, जापान, यूएसए, यूके आया इंडिया में। इंडिया हुआ प्राइवेटाइज तो इंडिया के लोग भी उनमें शामिल हो गए। ठीक है ना। अब जब अलग अलग इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी आई इंडिया में ट्रेड के जरिए, तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर का अमाउंट बढ़ता 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 चला गया। ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में क्या हुआ, एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है कि नहीं। अब एक नोट याद रखना बहुत जरूरी, दिस रिफॉर्म हैज नो बेनिफिट ऑन एग्रीकल्चर। जो एलपीजी रिफॉर्म था उसका एग्रीकल्चर में कोई भी फायदा नहीं हुआ। आखिर क्यों, देखो, चाइना से बंदा आएगा इंडिया में, क्या एग्रीकल्चर करेगा। जापान से बंदा आया इंडिया में, क्या एग्रीकल्चर करेगा। यूएसए से बंदा आया इंडिया में, क्या एग्रीकल्चर करेगा। नहीं, उस बंदे ने लगानी है इंडिया में इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हुआ, बट एग्रीकल्चर चला गया नीचे नीचे नीचे। अब
इंडस्ट्रियल सेक्टर तो ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जरा सुनिएगा, फॉरिनर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हुई इंक्रीज, मगर इंडिया की इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट हुई कम। क्यों? चाइना वाला इंडिया में आया तो चाइना ने इंडस्ट्री खोली ना, जापान वाला इंडिया में आया तो जापान वाले ने इंडस्ट्री खोली ना। इंडिया वाला बंदा बेचारा गरीब, वो कहां खोलेगा इंडस्ट्री इतनी बड़ी, उसको तो सिर्फ नौकरी मिलेगी। यानी कि इंडिया की पर्सनल इंडियन इंडस्ट्री हुई रिड्यूस और एमएनसी हो गई इंक्रीज। मल्टीनेशनल कंपनी की हुई ग्रोथ और इंडिया की कंपनी की हुई रिडक्शन। अब इससे एलपीजी रिफॉर्म से यानी कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उसका फायदा क्या क्या हुआ, ये याद रखना है, पेपर में आएगा। देखो, मान लो इंडिया में लग गई इंडस्ट्री, आप सब बच्चों की लग गई जॉब, जब आपकी लग गई जॉब आपकी इनकम बढ़ी, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ हो गई, बस जीडीपी की ग्रोथ हो गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ इंडिया में, कोई भी बंदा आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता था। जब इंडिया में कोई बाहर के बंदे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया में इंडस्ट्री लगेगी, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम, सब बंदों की लगेगी जॉब। जब अनएम्प्लॉयमेंट हुआ कम तो हर इंसान को लगी जॉब, जब हर इंसान को लगी जॉब तो उनकी इनकम बढ़ी, यानी कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की इंक्रीज हो गई। ये थे फायदे किसके, एलपीजी रिफॉर्म के। एक बात सुनिए, अगर आप केएस का एग्जाम दोगे ना तब भी आपको ये वाले जो मैंने पढ़ाया है ना, ये उस लेवल की चीजें हैं। चलिए, अब इसका डिसएडवांटेज, एलपीजी रिफॉर्म का नुकसान क्या है। तो एलपीजी रिफॉर्म का क्या क्या नुकसान है सुनिए। सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम हो गई, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, एक नुकसान ये। दूसरा, इंडिया में आ गया एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, तो ये तो ग्रोथ वाले लोग हैं, रिच लोग हैं, मगर जो इंडिया का बंदा कंपटीशन इनको नहीं दे सकता। थ्रेट फ्रॉम फॉरेन कंपटीटर, जो फॉरेन का बंदा आया उसके साथ हम कंपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो ये भी इसका नुकसान। और क्या नुकसान, बाहर वाली कंट्रीज ने जब इंडिया में इंडस्ट्री खोली तो हार्मफुल चीजें भी बनेंगी, प्लास्टिक की इंडस्ट्री से धुआं आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आएगी, मोनोऑक्साइड आएगी, कार्बन प्रोड्यूस होगा, तो हमारा एनवायरमेंट भी क्या होगा, खराब, एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया इंडस्ट्री के बारे में कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री में क्या रोल है और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट में क्या रोल है। अब ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई ये जरा हाई लेवल की हैं। अब जहां तक मेरा तजुर्बा है वो कहता है कि आपको ये भी याद रखनी चाहिए इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री कहां कहां पे है। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहां पे है, कोई रबर की इंडस्ट्री कहां पे है, कोई कॉटन की इंडस्ट्री कहां पे है। तो अब मैं आपको कुछ मेजर इंडस्ट्रीज पढ़ाऊंगा और वो इंडस्ट्री कहां कहां पे हैं ये पढ़ेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट होगा अगले लेक्चर में। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे इसको सीक्वेंस से देखिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे
पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.